फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग रोटेशनल मोशन का करते हैं और रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपसे बोल दी जाए तो ये क्लियरली है कि उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स की वैल्यू कितने के इक्वल निकल करके आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क अगर 0 रहता है तो उसमें नेट टॉर्क 0 कहने की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट तो उसके ऊपर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अभी इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इस तरीके का सपोर्ट दिया हुआ है और इसमें एक स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, स्ट्रिंग कनेक्टेड है और दूसरी तरफ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, दूसरी तरफ स्प्रिंग कनेक्टेड है यहाँ, और ये रॉड इसके साथ इस तरीके से सिचुएटेड है। रॉड का मास की वैल्यू मैंने यहाँ पर mkg के इक्वल लिख लिया। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k, इस रॉड की लेंथ l के इक्वल होगा। ठीक है ना, l के इक्वल यहाँ पर गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट, इस पोजीशन पर ये रॉड इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे सिचुएटेड है तो ये एंगल यहाँ पर थीटा के इक्वल फॉर्म किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, साथ साथ में इस रॉड के मास की वैल्यू गिवन है, के गिवन नहीं है। तो मैं अननोन के फॉर्म में कर रहा हूं, बाद में भले ही उसमें वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सेम सपोर्ट यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेड है और स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसा सिचुएटेड है। यहाँ पे रॉड के इस एंड पे मास कनेक्ट किया जिसके कारण ये नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता गया और रॉड यहाँ पर आ गया और फिर से वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे सिचुएटेड हो गया। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वहां पे सिचुएटेड हो गया और अब ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पे जो मास उसने हैंग किया है उस मास की वैल्यू कितने के इक्वल निकल कर क्या रहा है, मास कितने के इक्वल है, m। जबकि इस रॉड का मास कैपिटल M के इक्वल मैंने लिखा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे डेवलप करनी है और क्वेश्चन में मेंशन है कि इस समय जो यहाँ पे एक्सटेंशन की वैल्यू है और इधर जो एक्सटेंशन यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो एक्सटेंशन स्प्रिंग का 2x के इक्वल आ गया। अब इतनी इंफॉर्मेशन दिया तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क की वैल्यू को अगर मैं 0 रखूं तो इसका कैपिटल mg नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे एक्सटेंशन होने के कारण kx फोर्स ऊपर लगेगा। तो अभी मैं ये डिस्टेंस अगर y लिखूं तो ये भी डिस्टेंस y के इक्वल आएगा सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लगा करके। तो mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालें तो mg मल्टीप्लाई y आएगा, दैट इज इक्वल टू kx मल्टीप्लाई ट्वाइस y के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ यहां पे यूज करते हैं तो फिर से सेम थीटा एंगल पे सिचुएटेड है तो ये अगेन y के इक्वल रहेगा और ये भी y के इक्वल रहेगा। तो यहां पे अगर मैं यूज करूं तो इस पूरे केस पे कैपिटल mg नीचे की ओर लगेगा तो कैपिटल mg इंटू y प्लस स्मॉल mg इंटू ट्वाइस y इज इक्वल टू k इंटू ट्वाइस x इंटू ट्वाइस y के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा। हमें kx नहीं चाहिए, क्वेश्चन में y का टर्म्स नहीं चाहिए, तो एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, kx इंटू 2y की वैल्यू, kx इंटू 2y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे mg प्लस ट्वाइस mg ब्रैकेट क्लोज y बाहर की ओर जाएगा और इधर की ओर k इंटू x इंटू 2y की वैल्यू, kx इंटू 2y की वैल्यू mg y रिप्लेस किया तो यहाँ पे ट्वाइस कैपिटल mg y के इक्वल आया जिसमें से y और y का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल mg इस साइड को लेके गए, कैपिटल mg इस साइड को लेके गए तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू ट्वाइस mg के इक्वल, g से g का टर्म्स कैंसिल, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। सिंपल कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की, सिंपल कंडीशन अप्लाई की। इसमें
हमने एक्सिस ऐसा चूज किया जिसमें टेंशन लग रहा था, लेकिन हमें क्वेश्चन में टेंशन के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा ही नहीं, तो हमने उसी को एक्सिस ले लिया। उस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को बैलेंस कर दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। तो यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ट्राई करते हैं, और इसमें नेट टॉर्क की वैल्यू को हमें 0 के इक्वल लेकर के चलना है। अभी जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में गिवन क्या है कि यहाँ पर एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इस तरीके से सिचुएटेड है, एक स्प्रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है जिसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K1 के इक्वल रख लेते हैं, उससे रॉड कनेक्टेड है, रॉड इस साइड की ओर जाता है, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग इसको दूसरे एंड के साथ इस तरीके से कनेक्टेड किया हुआ है। बीच में एक वेज है और उस वेज के ऊपर ये सपोर्ट करके ऐसे रखा हुआ है, ये वेज यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। इस स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K2, और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इसकी हाइट जो दी हुई है वो स्मॉल h के इक्वल दिया है। इस सपोर्ट से लेकर के हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की जो हाइट दी है वो कैपिटल H के इक्वल गिवन है। इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो L0 गिवन है, दैट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग की कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो हमें इंफॉर्मेशन बताना है कि जमीन से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने के इक्वल है, जबकि रॉड का मास कैपिटल M गिवन है और इस वेज का मास स्मॉल m गिवन है। तो जमीन से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो अभी इस पूरे केस में यहां पे अगर हम आए, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो y के इक्वल है, ये भी डिस्टेंस यहाँ पर y के इक्वल निकल करके आएगा। तो इस स्प्रिंग का फोर्स, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, तो इस स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पर देखें तो F1 मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर x0, और इसका फोर्स लिखें तो F2 मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x0 दोनों तरफ सेम है, तो फोर्स दोनों तरफ जो कैलकुलेट हो करके आना चाहिए वो सेम अमाउंट पे आना चाहिए। अब उसके लिए यहां पर K1 इंटू x1 इधर फोर्स आएगा और इधर की ओर K2 इंटू x2 इधर की ओर फोर्स आएगा। K1 K2 क्वेश्चन में गिवन है, तो चलो x1 x2 का रेशियो तो हमें पता चल गया कि x1 x2 का रेशियो कितना आएगा। अच्छा, इसमें K1 K2 की वैल्यू मैं यहाँ पे देख करके अगर डिस्कस करूं तो K1 25 और K2 15 है, ठीक है ना। K1 25, तो यहाँ पे 25 इंटू x1 इज इक्वल टू 15 इंटू x2 के इक्वल आएगा। इसका फोर्स कांस्टेंट कम है तो ऑब्वियसली इसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आए 3:5 का रेशियो कैलकुलेट होकर के आए। ये इंफॉर्मेशन पता चल गया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल गया। इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन जो आया वो x1 के इक्वल आया, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो L0, ठीक है ना, L0 इसकी नेचुरल लेंथ, इसके अंदर एक्सटेंशन की वैल्यू x1, ठीक है ना, एक्सटेंशन x1 प्लस y प्लस यहां पे h की वैल्यू प्लस h की वैल्यू, ये टोटल मिला करके जो आना चाहिए वो कैपिटल H के इक्वल आना चाहिए। एक पार्ट ये आ गया। दूसरी तरफ यहां पर आए तो इधर की ओर नेचुरल लेंथ L0, एक्सटेंशन x2
यहाँ पे एक्सटेंशन x2 की कंडीशन यहाँ पे निकल कर के आया, ठीक है ना। इसमें एक्सटेंशन x1 था प्लस y प्लस h की वैल्यू निकल कर के आया, ठीक है। इस वाले केस में यहाँ पर आएंगे तो एक्सटेंशन की वैल्यू यहाँ पर x2 के इक्वल थी, ठीक है। और ये डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर जो निकल कर के आएगा दैट इज इक्वल टू h माइनस वाई, तो यहाँ पे h माइनस वाई दैट इज इक्वल टू कैपिटल H आएगा। इसको मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे ट्वाइस एल नॉट प्लस x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस h इज इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल H आएगा। और x1 x2 का रिलेशन हमें पता है, तो x1 को अगर मैं थ्राइस x लिख लूं और x2 की वैल्यू 5x लिख लूं तो कुल मिला के यहाँ पे 8x आएगा। तो ट्वाइस एल नॉट, ठीक है ना, ट्वाइस, इस पूरे केस में यहाँ पे लिखूं तो 8x इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस एल नॉट के इक्वल आएगा, ठीक है ना। एल नॉट के इक्वल निकल कर क्या है। फर्दर इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का मैं अगर यूज करता हूं, फर्दर इंफॉर्मेशन यूज करूं तो इस वाले केस में h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है, एल नॉट की वैल्यू 40 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है और कैपिटल H की वैल्यू 150 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। तो यहां पर अगर मैं यूज करता हूं तो 4x इज इक्वल टू कैपिटल H 150 माइनस 50 माइनस 40, ये पूरी वैल्यू यहां पर आ गया। तो 150 माइनस 50, 100 माइनस 40, 60, x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर निकल करके आए। अच्छा, x की वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट होकर के आ रहा है, x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर के इक्वल निकल करके आया, तो k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2 की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करते हैं। k1 मैंने 25 लिखा था और k2 की वैल्यू 15 के इक्वल लिखा। तो स्प्रिंग के जो फोर्स आएंगे उसकी वैल्यू को अगर मैं रखूं तो F1 फोर्स की वैल्यू को अगर मैं डिसाइड करूं तो F1 फोर्स की वैल्यू को अगर मैं चेक करूं तो यहां पर F1 25 इंटू x1 की वैल्यू थ्राइस x, तो 15 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 45 के इक्वल निकल करके आएगा डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में। F2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो उसका 15 है और उसमें एक्सटेंशन की वैल्यू को अगर मैं चेक करूं, और वैसे भी हमें पता है कि F1 और F2 की वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो मुझे F2 अलग से कैलकुलेट करने के रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज आल्सो इक्वल टू F2। ये F2 की वैल्यू ही कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखें, F1 ऊपर लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है। अब रॉड और इस वेज को मिलाकर अगर हम सिस्टम लेते हैं तो टोटल फोर्स अगर हम चेक करें तो उसमें F1 ऊपर लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है, नॉर्मल जमीन से ऊपर लग रहा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के इक्वल निकल करके आना। कैपिटल M रॉड का मास रहेगा, स्मॉल m वेज का मास रहेगा, ठीक है। अब F1 और F2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया तो 45 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे F1 प्लस F2 ट्वाइस F1 के इक्वल आएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 आ गया प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू, दोनों का मास लगा लिखें तो रॉड के मास की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 10 kg के इक्वल दिया और वेज का मास 250 ग्राम मतलब 0.25 kg के इक्वल दिया है। तो रॉड का 10 और इस वेज का 0.25, तो कुल मिला के 10.25 kg के इक्वल है। तो यहाँ पे 10.25 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 लिख लिया। एन की वैल्यू यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 102.5 माइनस 102.5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो 2.5 के इक्वल आएगा। तो यहां पर इस पूरे टर्म्स की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 102.5 माइनस 22.5 के इक्वल निकल कर के आया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 और 102 में से 22 सब्सट्रैक्ट किया तो नॉर्मल की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो 80 न्यूटन के इक्वल निकल करके आ रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चन में कुछ खास पॉइंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेड किए हुए हैं, उस न्यूमेरिकल पार्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। लेकिन सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए।
ठीक है, कोई भी एक्सिस ऐसा चूज करो जिसके अबाउट हमें टॉर्क लेने से ज्यादा कम से कम कंडीशन यूज करनी पड़े। जैसे यहाँ पे मैंने अगर एक्सिस लिया तो वेट का टॉर्क नहीं कंसीडर करना पड़ा हमें, इस वेस्ट के कारण जो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा उसके टॉर्क को कंसीडर नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली स्प्रिंग के टॉर्क को हमें कंसीडर करना पड़ा। तो इससे हमें बहुत ही जल्दी इक्वेशन मिल गया और सिंप्लीफाई होकर के आंसर कैलकुलेट होकर के आ गया।